Morning to everyone. My name is Jagriti Tukral, and today we are going to study chapter number 6, that is combustion and flame from class 8 science textbook. सबसे पहले हम कंबशन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फ्लेम पार्ट और उससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कंबशन, दैट व्हाट इज कंबशन। So, it's a chemical process. Combustion is the chemical process in which a substance reacts with oxygen. It is a chemical process. It is a chemical process in which a substance, कोई भी एक substance, reacts with oxygen to give off what? Heat is called as combustion. इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, उसका नाम क्या है? हीट। तो इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देता है हीट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कंबशन। नाउ अब ये सवाल उठता है कि एट हर सब्सटेंस का अपना एक टेम्परेचर होता है टू कैच फायर। व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन टेम्परेचर टू कैच विद टू प्रोड्यूस हीट और टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, एट which temperature the substance reacts with oxygen to produce heat? So, answer is just given below the term of the combustion, that is ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire. एक सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे वो फायर को पकड़ता है और हीट हमें देता है, वो क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर को? इग्निशन टेम्परेचर। हमने दो टर्म्स पढ़ी, कंबशन। कंबशन में क्या होता है? इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट क्या देता है? हीट। सेकेंड की बात करें, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसमें वो फायर पकड़ता है। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। अब बात करते हैं कुछ कि क्या जरूरी है कंबशन के लिए। व्हाट इज एसेंशियल फॉर कंबशन? कंबशन के लिए क्या जरूरी है? एंड द आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। व्हाई ऑक्सीजन? बिकॉज अगर हमारे पास अकेला सब्सटेंस होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो एसेंशियल क्या है? सब्सटेंस है बट ऑक्सीजन नहीं है तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए? तो एसेंशियल क्या है कंबशन के लिए? ऑक्सीजन। व्हाट इज एसेंशियल? ऑक्सीजन। नाउ थिंग्स वी गेट फ्रॉम कंबशन। ऐसी कौन सी चीजें हमें मिलती हैं जो कंबशन से, जब हम कंबशन का प्रोसेस करते हैं तो कौन सी चीजें मिलती हैं? प्रोडक्ट नंबर वन, दैट इज हीट। what do we get? That is heat. And second is light. Obviously जब heat पैदा होगी या कुछ पैदा होगा तो light भी हमें मिलेगी। तो दो चीजें हमें combustion से as a product मिलती हैं, that is heat and second is light. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है inflammable substance। टर्म है inflammable substance। आइए पढ़ते हैं। Substances which have very low ignition temperature। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है एंड कैन इजीली कैच फायर। Substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called as inflammable substance। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है एंड वो फायर काफी इजीली कैच करते हैं विद अ फ्लेम
आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब आपने देखा होगा कि पेट्रोल में आप आग लगाइए, आप पेट्रोल भी सभी, एक मैच स्टिक आप गिरेंगे पेट्रोल में आग लग जाएगी। एल्कोहल, सेम प्रोसेस विद एल्कोहल, एल्कोहल गिरी उसमें एकदम आप मैच स्टिक फेंके तो आप एकदम आपको आग मिलेगी। फ्लेम का मतलब होता है फायर, समझे, फ्लेम का मतलब होता है फायर। एलपीजी, एलपीजी के फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो आजकल आप गैसेस में यूज करते हैं, दैट इज जो आपके गैस सिलेंडर्स में होती है, दैट इज गैस present in your gas cylinders, that is liquefied petroleum gas. So that's why पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी को जब हम फ्लेम देंगे, जब हम माचिस से ऐसे उनको जलाने की, जब हम उनको, मान लीजिए आपने एक वेसल लिया और उसके अंदर आपने पेट्रोल रखा है और उसके अंदर आपने मैच स्टिक डाल दी, मैच स्टिक मतलब फ्लेम, फ्लेम मतलब फायर, आपने फायर लगा दी तो एकदम आग लग जाएगी। तो दिस इज, तो इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो हो और वो इजीली फायर पकड़ लेते हैं, तो उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब आते हैं इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फायर। ऐसी कौन सी फायर की इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कि फायर लगती कैसे, कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए कि ये सारी चीजें होंगी तो हमारे पास फायर लग जाए। क्या क्या चीजें, फ्यूल, एयर, हीट। फ्यूल की बात करते हैं, सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन। देखिए ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कंबशन का प्रोसेस फॉर्म नहीं करते, ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते और जल नहीं पाते, तो उन सब्सटेंस को तो आपने लेना नहीं है। हमने उन सब्सटेंस को लेना है जो कंबशन का प्रोसेस शो करते हैं, और उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फ्यूल। उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, यानी ये जो सब्सटेंस यहाँ यूज हो रहा है उसको आप क्या बोल सकते हो, फ्यूल। क्या बोल सकते हो, फ्यूल। सब्सटेंस जो यहाँ कंबशन के प्रोसेस में यूज हो रहा है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, उस सब्सटेंस को आप और क्या बोल सकते हो, फ्यूल। और आपको दूसरी इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, एयर, हवा चाहिए। हवा में ऑक्सीजन होता है, तभी कंबशन का प्रोसेस होगा या तभी फायर लगेगी। हीट, ऑब्वियसली कंबशन के प्रोसेस में हीट तो बनती ही है। दैट्स इट, द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर इज फ्यूल, एयर एंड हीट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन की, कंबशन की कितनी टाइप्स। तो बेसिकली कंबशन हैज थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज रैपिड कंबशन, सेकंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड इज एक्सप्लोजन। We will understand it one by one. First of all, what is rapid combustion? कि क्या है रैपिड कंबशन, आइए समझते हैं। रैपिड कंबशन को हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, एक जलती हुई माचिस, नियर अ गैस स्टोव, आप एक जलती हुई माचिस को एक गैस स्टोव के पास लेके जाइए, एंड टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, उस गैस स्टोव को ऑन कर दीजिए। एक मैचिस आपने गैस स्टोव के पास लेके जानी है और गैस ऑन कर देनी है। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, गैस बर्न्स रैपिडली, गैस बर्न्स रैपिडली, गैस एकदम फायर कैच करेगी एंड क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट एंड लाइट। तो बेसिकली इसी को ही हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। ऐसी कंबशन जो बिल्कुल रैपिडली टेक्स प्लेस हो, ऐसी कंबशन जो बिल्कुल रैपिडली हो, तो उस कंबशन को आप क्या बोलेंगे, दैट इज रैपिड कंबशन। ये एक्टिविटी आप अगर किसी एल्डर के सुपरविजन में करें तो दैट्स मोर कंफर्टेबल। सेकेंड हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की। स्पॉन्टेनियस का मतलब हम इसको इससे समझते हैं, इन दिस द मटीरियल सडनली बर्स्ट। इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो सडनली बर्स्ट कर जाता है, किसमें, फ्लेम्स में, मतलब फायर में, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। यहाँ हमने कौन सा एप्लीकेशन लिया था, गैस स्टोव, बट यहाँ हम कोई भी एप्लीकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें स्पॉन्टेनियसली सडनली जो मटेरियल होता है वो बर्न हो जाता है, किसमें, फ्लेम्स में। तो उस कंबशन को what do we call that combustion is, that is it is a spontaneous combustion. रैपिड कंबशन में आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत थी, दैट इज हमने कौन सी एप्लीकेशन यूज करी, गैस स्टोव। बट इन स्पॉन्टेनियस कंबशन वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन
It happens without the application of any apparent cause. So I hope you are getting the rapid combustion and the spontaneous combustion. Now we move towards our third combustion, that is explosion. आइए स्टडी करते हैं. When a cracker is ignited, जब आप एक क्रैकर में आग लगाते हैं तो क्या होता है? A sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. जब आप एक क्रैकर को जलाते हो तो क्या होता है? एक सडन रिएक्शन होता है. रिएक्शन से मतलब है आग लगती है उसके अंदर. क्रैकर में आग लगेगी, आप उसे आग लगाने की कोशिश करोगे और आपको क्या मिलता है? हीट, गर्माहट होती है, थोड़ी सी लाइट, ऑब्वियसली क्रैकर से लाइट मिलती है, एंड साउंड, साउंड भी आती है. तो अ लार्ज अमाउंट एट दैट टाइम बहुत सी गैस रिलीज होती है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज रिलीज. सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन. ऐसी अगर हम किसी चीज को जलाएं जिससे हमें हीट मिले, लाइट मिले, साउंड मिले और एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज हो, तभी एयर पोल्यूशन होता है ना. दैट्स वाई बोलते हैं कि क्रैकर प्लीज मत जलाइए क्योंकि एयर पोल्यूशन होता है. क्यों एयर पोल्यूशन होता है? क्योंकि बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हेन वी आर गोइंग टू बर्न द करेक्ट क्रैकर. तो जब हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज होती है वाइल बर्निंग अ क्रैकर, तो उस चीज को, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? दैट इज एक्सप्लोजन. आई होप आपको तीनों टाइप समझ में आ गई होंगी कंबशन. अब हम आते हैं डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. ये भी आपकी बुक में एक चैप्टर टॉपिक दिया गया है कि कैंडल फ्लेम के कितने डिफरेंट जोन्स है, किस किस लेवल पे कैंडल अपने कलर चेंज करती है, किस किस लेवल पे कंबशन कैसे टेक्स प्लेस होता है, तो वो आज हम समझेंगे. ठीक है, देखिए जो ब्लू वाली लाइन है, आप कैंडल, ये आपकी हुई कैंडल, इसको बोलेंगे हम वैक्स कैंडल. आपको पता ही होगा इट्स मेड अप ऑफ वैक्स, तो इसको बोलते हैं हम वैक्स कैंडल. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर पार्ट की. जो हमारा ये आउटर पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. जो जितना ये ब्लू वाला पार्ट है ना, इस जोन में आपकी सारी कंबशन पूरी हो चुकी होती है. इस जोन में कंबशन पूरी कंप्लीट कंबशन होती है. इस जोन में ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट रह जाता है, नहीं, पूरी कैंडल जलती है. और ये आप बाहर से आप कैंडल को ऐसे छुआ, आपको गर्म लगेगा. तो कैंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है उसका आउटर पार्ट. ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, जो बिल्कुल आउटर है, वो कैंडल का हॉटेस्ट पार्ट है. तो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, दो चीजें होंगी. जो आउटर जोन है कैंडल का, उसमें कंप्लीट कंबशन होती है. सेकेंडली वो आपको थोड़ा ब्लूइश कलर में नजर आएगा, जैसे गैस फ्लेम जलती है वैसे आपको नजर आएगा. थर्ड, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट. ऑब्वियसली आप उसको छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा. अब हम आते हैं अपने मिडल जोन में, दैट इज जो रेड वाला अंदर पार्ट. ठीक है, बेसिकली तीन जोन होते हैं, एक बाहर आउटर पार्ट, सेकेंड इज द मिडल पार्ट एंड थर्ड ब्लैक वन इज द इनर पार्ट. वन बाय वन पढ़ेंगे. तो आपको ब्लू पार्ट के बारे में समझ में आ गया, दैट इज द आउटर पार्ट. अब हम आते हैं अपने मिडल या मॉडरेट पार्ट के बारे में. तो पढ़ते हैं कि ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, दैट इज मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन. इसमें क्या होता है, इस लेवल पे जो मिडल में रेड कलर का है, इसमें मिडल है, तो समझ लीजिए मिडल कंबशन टेक प्लेस करेगी. पार्शियल कंबशन, फुल कंबशन ऑलरेडी आउटर जोन में हो चुकी है तो अंदर नहीं होगी. यहाँ क्या सी कंबशन होगी? पार्शियल कंबशन. और इसका कलर कौन सा होता है? इट इज येलो इन कलर. कौन से कलर का होता है? इट इज येलो इन कलर. ठीक है, और अगर हॉटनेस की बात करें तो इट इज मॉडरेटली हॉट एज कंपेयर टू आउटर जोन. ये उससे थोड़ा कम हॉट होता है, उससे थोड़ा कम गर्म होता है. आते हैं हम अपने इनर मोस्ट पार्ट के बारे में. तो इनर मोस्ट पार्ट की बात करें तो इसमें जब इतना इनर है तो कंबशन इतनी जल्दी टेक प्लेस नहीं होता. तो इसमें क्या रह जाता है? इट्स एन इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स. इट इज ब्लैक इन कलर. आपने काला काला अंदर से वो जो बत्ती होती है ना, वो पूरी तरीके से जल नहीं पाती, वो पूरी तरीके से उसमें कंबशन टेक प्लेस नहीं होता. तो ये बिल्कुल ऐसे रह जाती है. एंड में भी देखा होगा आपने, थोड़ी सी बत्ती रह जाती है. क्यों रह जाती है? बाकी सारी मोमबत्ती तो बुझ जाती है,
बट ये जो रह जाती है ब्लैक कलर की, दैट्स कॉल्ड एज एन इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। इट इज ब्लैक इन कलर, और सबसे अलग बात है दैट इट इज लीस्ट हॉट। सबसे अलग बात है दैट इट इज लीस्ट हॉट। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं होता है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो फ्यूल दैट इज आइडियल फ्यूल। इस दुनिया में कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल जैसी कोई टर्म है ही नहीं। तो आइडियल फ्यूल की जगह हम कौन सी टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड फ्यूल। आइडियल फ्यूल आपकी बुक में दिया गया है, उसमें ये भी दिया गया है कि गुड फ्यूल नाम की भी एक मतलब आप आइडियल फ्यूल भी बोल सकते हैं और गुड फ्यूल भी बोल सकते हैं, बट एज सच आइडियल फ्यूल नाम की कोई भी ऐसी टर्म नहीं है या कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो आइडियल हो। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज चीप, ऑब्वियसली बाकी फ्यूल से जो आइडियल नहीं है या गुड नहीं है उनसे चीप होता है। रेडीली अवेलेबल, जल्दी आपको मिल जाता है, जैसे पेट्रोल आपको रेडीली अवेलेबल है। रेडीली कंबस्टिबल, एग्जैक्टली बहुत जल्दी बर्न अप, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगर आप उसे जलाएंगे तो वो इजीली जल जाएगा। इजी टू ट्रांसपोर्ट, यस इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हाई कैलोरिफिक वैल्यू, ये हम अभी नीचे थोड़ा नीचे आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी आप इसे भूल जाइए। नेक्स्ट, does not produce gases residue that pollute the environment। one of the most important characteristic कि जब हम एक आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो अपने रेजिड्यू एनवायरमेंट में नहीं छोड़ता, और ऐसा कोई मटेरियल जो कंबशन पे अपने मटेरियल या अपना रेसिड्यू एनवायरमेंट में नहीं छोड़ता है, उस वो क्या करता है, दैट इज द आइडियल फ्यूल, और वो एयर पोल्यूशन भी नहीं करता है। जिस मटेरियल का रेसिड्यू एनवायरमेंट में रह जाता है तो वो क्या क्रिएट करता है, दैट क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। और ये वाला जो ऐसा फ्यूल जो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है आफ्टर कंबशन और आफ्टर बर्निंग, तो वो पॉल्यूट नहीं करता है, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ, गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल का। अब मैंने एक टर्म यहाँ आपसे छुड़वाई थी, दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू। आइए पढ़ते हैं। देखिए, एवरी फ्यूल इज डिफर इन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। हर फ्यूल की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, मतलब कुछ काम करने की क्षमता, और कुछ उसका कॉस्ट होता है। हर फ्यूल का डिफरेंट एफिशिएंसी है, डिफरेंट कॉस्ट है। जैसे पेट्रोल का कॉस्ट अलग है, डीजल का कॉस्ट अलग है, एलपीजी जो आपके घर में यूज होती है उसका कॉस्ट अलग है। इन तीनों जो कंबस्टिबल फ्यूल हैं, इन तीनों का कॉस्ट अलग अलग है, और इन तीनों की एफिशिएंसी भी अलग अलग है। आइए, तो कैलोरिफिक वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फ्यूल एफिशिएंसी पे। आइए, फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। एक फ्यूल की एफिशिएंसी को आप किस नाम से डिनोट करोगे या उसको क्या बोलोगे, एक फ्यूल की एफिशिएंसी को आप क्या नाम दोगे, उसको आप बोलोगे कैलोरिफिक वैल्यू। जिसको कैसे लिखा जाता है, किस यूनिट में लिखा जाता है, दैट इज किलो जूल पर केजी। ये रहा, किलो जूल का मतलब हुआ के जे, पर मतलब स्लैश, और के जी। किसी फ्यूल की एफिशिएंसी को आपने लिखना है कि कितनी देर में वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस बन जाता है, कितनी देर में वो कंप्लीट कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, तो वो कैसे लिखोगे आप, किस टर्म में लिखोगे कि कितनी देर में वो फायर कैच करता है, कितनी देर में वो कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, तो वो आपका किस टर्म में लिखा जाएगा, किलो जूल पर केजी। और आप उसको बोलेंगे क्या, दैट इज कि कितनी देर में, क्या उस रेंज को क्या बोलोगे, दैट इज कि वो उस सब्सटेंस की कैलोरिफिक वैल्यू है। ये टेबल भी आपकी बुक में दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, आइए पढ़ते हैं। काउ डंग केक, काउ डंग केक की जो कैलोरिफिक वैल्यू है, मतलब जो रेंज है कंबशन की उसकी, वो कितनी है, 6000 to 8000
और उसके आगे आपने यूनिट लगाना है कैलोरीफिक वैल्यू का, दैट इज किलो जूल पर केज, किलो जूल पर केज। आगे वुड की बात करते हैं, तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रेंज में वो पूरा कंबशन का प्रोसेस शो करता है, वो कितनी रेंज है, 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केज। एलपीजी की बात करते हैं, जो आप लोगों के घरों में यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 55,000 किलो जूल पर केजी। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि फ्यूल की एफिशिएंसी को किस में नापा जा, क्या बोला जाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू के यूनिट्स क्या हैं, कैलोरीफिक वैल्यू रेंज के साथ कौन से यूनिट्स लिखे जाते हैं, तो आप बोलोगे किलो जूल पर केज। तो एलपीजी का कितना है, 55,000 किलो जूल पर केजी। इस रेंज पे एलपीजी कंबशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देती है, स्टार्ट कर देती है, कंप्लीट कर देती है बेसिकली। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो बहुत से हार्मफुल प्रोडक्ट्स हमें देती है। आइए वो डिस्कस करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स देती है, हमें क्या इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स देती है, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं या कंबशन का प्रोसेस शो करते हैं, तो क्या होता है कि एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पूरे कंबशन को प्रोसेस नहीं शो कर पाते, वो कुछ रेजिड्यू अपना छोड़ देते हैं एयर में। तो जो एयर में रेजिड्यू रह जाता है वो क्या करता है, एयर पॉल्यूशन। तो पहला हमारा पॉइंट यही हुआ, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जब हम कार्बन के साथ कंबशन का प्रोसेस शो करते हैं तो क्या होता है, एयर में कुछ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स रह जाते हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत, एस्थमा की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को वो बर्थ देते हैं। तो बेसिकली ऐसे पार्टिकल, कार्बन के ऐसे पार्टिकल जो कंबशन का प्रोसेस नहीं शो कर पाते, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाते, तो ऐसा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर लीड्स टू द डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सेकेंड की बात करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। अब देखिए, इसमें कंप्लीट कंबशन हो रही है, वो तो सब्सटेंस की गलती है कि वो रेजिड्यू छोड़ रहा है, सब्सटेंस की नेचर में है कि वो रेजिड्यू छोड़ेगा, बट अगर कंबशन ही इनकम्प्लीट हो फ्यूल की, तो वो क्या देता है आपको, पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। देखिए, दो तरह की गैस होती है, CO2, ठीक है, और CO2 तो हमारे अंदर ही होती है, जो हम एक्सेल करते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से। एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मोनोऑक्साइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही इसमें मतलब कंपाउंड बोल सकते हो, या एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इनकम्प्लीट कंबशन किस चीज को लीड करती है, पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, बट लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, CO बोलते हैं इसे, तो वो हार्मफुल है हमारे लिए। थर्ड बात करते हैं, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ CO2 गैस। कुछ ऐसे कंबशन के प्रोसेस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो क्या होता है, एयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हमारे अंदर ऑलरेडी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बहुत है, तो जब कंबशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगी तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में परसेंटेज रिलीज इंक्रीज हो जाएगी, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कंबशन के कुछ प्रोसेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, ज्यादा एक परसेंटेज लेवल पे रिलीज होती है, हाई परसेंटेज लेवल पे, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन produced by the burning of coal, diesel and petrol cause acid rain। जब हम कोल, डीजल और पेट्रोल को बर्न करते हैं यानी जलाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाता है,
ऑक्साइड्स रह जाते हैं, किसके? सल्फर और नाइट्रोजन के, जो क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन। आपने देखा होगा ताजमहल, आजकल ताजमहल कुछ येलो येलो सा हो रहा है, ताजमहल का मार्बल, क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि हम कोल डीजल को बर्न करते हैं, बर्न करने से हमें क्या मिलता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और जब वो एनवायरमेंट में जाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिड रेन, विच इज हार्मफुल। किस किस चीजों के लिए हार्मफुल एसिड रेन? क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स। तो बेसिकली आपका चैप्टर अब कंबशन एंड फ्लेम यहाँ पे होता है खत्म। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।